बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में बात करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने टीचिंग टेक्निक्स और जो है टीचिंग अप्रोचेस के बारे में बात की थी। हम टीचिंग मेथोडोलॉजी उन स्ट्रैटेजीज उन प्रिंसिपल्स को कहते हैं दैट बिकम द फाउंडेशन प्रिंसिपल ऑफ एन इंस्ट्रक्शनल अप्रोच। किसी भी टीचर के लिए एक फाउंडेशन का काम करती हैं मेथोडोलॉजीज, और इन मेथोडोलॉजीज में बेसिकली ये आर ब्रॉडर कंसेप्ट है इन कंपैरिजन टू टेक्निक। दे कवर ओवरऑल फ्रेमवर्क और स्ट्रक्चर दैट गाइड द टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। और इसमें मेथोडोलॉजीज में वो प्रिंसिपल, वो स्ट्रेटजीज, वो फिलोसफीज जो है वो आ जाती हैं, जो कि एक फाउंडेशन का काम करती हैं, और मेथड के तौर पर आप उसको रियल लाइफ में जो है अप्लाई करते हैं, उनको डिजाइन करते हैं। वो सिस्टमेटिक फ्रेमवर्क है जो कि क्लासरूम के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। इसमें मिसाल के तौर पर डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है, मॉन्टेसरी मेथड और इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग वगैरह जैसे मेथड शामिल है। अब अगर मिसाल के तौर पर बहुत ही पॉपुलर जो मेथोडोलॉजीज जो इस्तेमाल की जाती हैं उनको जरा अगर हम देखें, ग्राफ को देखें, तो टू दी पॉइंट लेफ्ट जो है वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच होगा, टू दी राइट वाला स्टूडेंट सेंटर्ड, और अप वाला हाई टेक और लो वाला लो टेक। लो टेक से मुराद यानी टेक्निकल जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं टीचिंग प्रोसेस में। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आपने देखा लेफ्ट पे है थोड़ा, और ये और इसके साथ साथ टीचर सेंटर्ड है। टीचर्स टीचिंग का महवर होता है और वही इसमें डिलीवर करना होता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग जिसमें सेंस ऑफ टच फील लर्निंग प्रोसेस में हेल्प करता है आपके साथ। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन जिसमें यू टेलर अकॉर्डिंग टू द योर स्टूडेंट्स नीड, यू टेलर योर प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू योर स्टूडेंट्स नीड, उसके मुताबिक डिजाइन करते हैं। तो ये स्टूडेंट सेंटर्ड है और इसमें टेक्निकल एडवांसमेंट भी इतनी ज्यादा नहीं है। फिर है एक्सपीडिशनरी लर्निंग। एक्सपीडिशन से ये लफ्ज निकला है जिसमें किसी भी की तरह की कोई मुहिम, एडवेंचर, कोई एक्सपीडिशन डिजाइन किया जाता है और उसमें कैरी आउट किया जाता है कोई एक्टिविटी और लर्निंग प्रोसेस को जो है वो फोकस किया जाता है। डेफिनेटली ये स्टूडेंट सेंटर्ड है, तो आपने देखा कि बहुत ज्यादा वो है फोकस करके है। इसके बाद अगर हम देखें गेम बेस्ड लर्निंग है जिसमें गेमिंग के जरिए प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक जो है वो सिखाई जाती हैं, एनालिटिकल एबिलिटी सिखाई जाती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, स्टूडेंट्स को फोकस किया जाता है कि आप सवाल पूछें, आप इंक्वायर करें, क्वेश्चन आंसरिंग करें, और वो बेसिकली स्टूडेंट सेंटर्ड है, यानी स्टूडेंट के ऊपर ज्यादा फोकस रख के जो है वो लर्निंग प्रोसेस जो है वो डेवलप किया जाता है। पर्सनलाइज लर्निंग बेसिकली इट कैन इम्प्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, इट कैन मोटिवेट देम by catering to their learning style। उनके प्रेफरेंसेस, उनके फोकस, उनके लर्निंग स्टाइल को प्रायोरिटाइज करके जो है वो उनको सिखाया जाता है। तो बेसिकली इस पर्सनलाइज लर्निंग में स्टूडेंट जो है वो फोकस कर सकते हैं उन एरियाज पे जहाँ पे उनको हेल्प की जरूरत है, और दे कैन एक्सेलरेट इन सब्जेक्ट्स वेयर दे वांट टू एक्सेल। अब हम डिटेल में बाय थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे। डिडक्टिव अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। डिडक्टिव अप्रोच बेसिकली एक ऐसी डिडक्टिव अप्रोच है जिसमें टीचर स्टार्ट करता है एक जनरल कंसेप्ट या रूल के साथ, तो फिर गाइड करते करते उसको एक स्पेसिफिक केस या एग्जांपल तक जो है वो आ जाता है। ये टॉप टू डाउन है, यानी टीचर से नीचे तक की अप्रोच है, टॉप टू डाउन एक अप्रोच है, और इस डिडक्टिव रीजनिंग में इस तरीके से जो है वो किया जाता है। और जनरल कंक्लूजन से इसको पहुंचाया जाता है कहाँ पर? स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन तक। अब मिसाल के तौर पर आपके सामने एक मिसाल देता हूँ, स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन तक इसको कंक्लूड किया जाता है। मिसाल के तौर पर एक प्रीमाइस एक जो है वो सेट कर लिया जाता है कि ऑल प्रॉन्स आर वाइट। अच्छा, और इसके बाद एक और सेट कर लिया जाता है प्रीमाइस, द बर्ड इज अ स्वान, सॉरी, कि तमाम जो सॉन्स हैं वो सफेद रंग के हैं। और दूसरा आपके समझने के एक और प्रीमाइस, यानी एक पहले से जो है एक वो आ, आ, एक हिपोथेसिस जो है वो सेट कर ली जाती है कि आप कह सकते हैं प्रीवियस स्टेटमेंट, या आप कह लें कि प्रोपोजिशन एक सेट कर ली जाती है जो कि इंफर करके निकाली होती है किसी तरीके से। एक आर्गूमेंट, एक थ्योरी एक जो है वो सेट कर ली जाती है। लॉजिक में इसको लफ्ज को इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं कि ऑल स्वान्स सफेद रंग के हैं। फिर दोबारा से एक और प्रीमाइस पेश की जाएगी कि तमाम ये जो परिंदा है तो ये बेसिकली क्या है? स्वान है। और इससे फिर कंक्लूजन क्या ड्रा किया जाएगा? ये ड्रा किया जाएगा कि ये जो बर्ड है ये बेसिकली सफेद रंग का है। पहले क्या सोचा गया? पहले एक क्या प्रोपोजिशन बनाई गई
कि तमाम जो स्वान्स हैं वो सफेद रंग के होते हैं, और फिर पेशकश बनाई गई कि ये जो बर्ड है जो मैंने देखा है ये चूंकि सफेद रंग का है, इसलिए ये वाला जो बर्ड है ये वाइट है। ठीक हो गया। इसी तरह इस कंक्लूजन में डिड्यूस किया जाता है कि किस तरीके से लॉजिकली हम अपने से पहले से पेशकश जो पहले से एक प्रोपोजिशन मौजूद है उसी को हम फैक्चुअली ट्रू साबित करते हैं, और कंक्लूजन पॉसिबली जो है वो ट्रू हो सकता है इसमें। इसी तरह एक और डिडक्टिव रीजनिंग की मिसाल के देख लें कि तमाम इंसान फानी है, अगर कहें तमाम इंसान फानी है, ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और फिर हम किसी एक मशहूर सेलिब्रिटी का नाम लेकर कहें कि अरिस्टोटल इज ह्यूमन, कि ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल, और फिर हम कहें कि जो है वो सोक्रेटिस जो है वो ह्यूमन है, और फिर हम कहेंगे कि देयरफॉर सोक्रेटिस इज मॉर्टल, कि वो जो है वो फानी है, यानी तमाम इंसान फानी है और सोक्रेटिस या अरिस्टोटल फानी है, और इसलिए चूंकि सोक्रेटिस फानी है तो तमाम इंसानों पे वो रूल अप्लाई करके हम कहते हैं कि भी सोक्रेटिस इज मॉर्टल। तो इस तरह कंक्लूजन को डिड्यूस किया जाता है वैलिड बिकॉज इट फॉलोज लॉजिकल फ्रॉम द प्रीमिसेस फ्रॉम द प्रीमिस प्रोपोजिशन। अगर प्रोपोजिशन सच्ची है तो कंक्लूजन भी सच्चा होगा, अगर प्रोपोजिशन सच्ची है तो कंक्लूजन भी सच्चा होगा। अब इसमें कुछ प्रॉस एंड कॉन्स इसके हैं कि स्ट्रक्चर और सिस्टमैटिक अप्रोच होता है एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को टीच करने का, मैथमेटिकल लॉजिकल में ये चल जाता है। क्रैमिंग और स्किल के लिए बेनिफिट है, लेकिन इसके नुकसान है कि ये क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप नहीं करता, और स्टूडेंट जो है उनको एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट समझने में फिर भी प्रॉब्लम रहती है। अब इस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एग्जिस्टिंग थ्योरी या प्रोपोजिशन या हिपोथेसिस को फोकस करते हुए एनालाइज करते हुए किसी भी चीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट किया जाता है। इसके कंपैरेटिवली इंडक्टिव रीजनिंग में किसी भी साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को ऑब्जर्व किया जाता है, पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया जाता है और किसी भी नतीजे तक पहुंचा जाता है। और इसमें भी प्रॉब्लम आ सकते हैं। हम देखते हैं कि इंडक्टिव रीजनिंग में हमारे पास क्या मिसाल है। इंडक्टिव अप्रोच में हम स्टूडेंट स्पेसिफिक एग्जाम्पल को लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको एनालाइज करते हैं और किसी नतीजे तक पहुंचते हैं। ये बॉटम अप टीचिंग प्रोसेस यानी स्टूडेंट टीचर, ठीक है। और फ्रॉम एग्जाम्पल्स टू थ्योरी, किसी भी, जैसे मिसाल के तौर पर सेब नीचे गिरता है, अगर सेब नीचे गिरता है इसका मतलब है बाकी चीजें भी नीचे गिरती हैं, मिसाल के तौर पर। तो इस तरीके से जो है वो अगर ये चीजें नीचे गिरती हैं तो किस तरह से थ्योरी पे पहुंचा जाए, इस तरह की मिसाल के तौर पर पहुंचा जाता है। इसमें अगर हम एक और ऑब्जर्वेशन हम देखें कि मैं जब भी कोई चीज नीचे गिराता हूँ, एवरी टाइम आई ड्रॉप समथिंग इट फॉल्स टू द ग्राउंड, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, कि हर चीज जो मैं नीचे फेंकता हूँ नीचे गिर जाती है। एवरी टाइम आई ड्रॉप समथिंग, कोई भी चीज। तो अब मैं कंक्लूजन क्या ड्रा करूंगा कि तमाम चीजें जो नीचे गिरती हैं जब भी उनको ड्रॉप किया जाए, वेन एवर दे आर ड्रॉप दे फॉल टू द ग्राउंड। पहले क्या मैंने कहा कि एवरी टाइम आई ड्रॉप समथिंग इट फॉल्स टू द ग्राउंड, और कंक्लूजन क्या ड्रा किया कि तमाम चीजें नीचे गिरती हैं जब उनको ड्रॉप किया जाए। तो एक कंक्लूजन हमने ड्रा कर लिया अपने एक ऑब्जर्व करके, और इसमें कंक्लूजन जो है वो इंडक्टिव है, ये हमारी ऑब्जर्वेशन से निकला है। और लेकिन स्टिल इसके कुछ शॉर्टकमिंग हो सकते हैं कि हो सकता है दुनिया में कोई ऐसी चीजें हो जो नीचे गिरने के बजाय ऊपर चले जाए। मिसाल के तौर पर बैलून, गुब्बारा जो कि लाइट है, हल्का होता है, उसको आप नीचे फेंकिए तो वो शायद इतनी आसानी से उतनी क्विकली ना गिरे। इसी तरह हाइड्रोजन फिल्ड जो बैलून है वो शायद नीचे गिरने के बजाय ऊपर को मूव करे। तो इस तरीके से इसमें कुछ जो है ऐसी चेंजिंग्स आ सकती हैं। पॉजिटिव ये कि क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग क्रिएटिविटी को इंडल्ज करता है, इन्वॉल्व करता है। स्टूडेंट अपना नॉलेज को खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, और इसके अलावा रियल वर्ल्ड सिचुएशन को ऑब्जर्व करके वो किसी भी कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। नेगेटिव ये है कि एक्सप्लोरेशन के लिए काफी टाइम चाहिए पड़ सकता है, और जो है स्टूडेंट जो स्ट्रगल करते हैं किस तरीके से किसी कंसेप्ट को समझें। ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड कोलैबोरेटिव टीचिंग अप्रोच है जिसमें स्टूडेंट जनरेट करते हैं आइडियाज, सोल्यूशन और इनसाइट्स और पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक पे, और इसमें क्रिएटिविटी, इनोवेशन और डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रमोट करता है। पार्टिसिपेशन और एंगेजमेंट इसमें आती है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग बेसिकली एक ऐसा तरीकाकार है जिसमें कोलैबोरेशन के जरिए जो है स्टूडेंट आइडियाज को जनरेट करते हैं, मल्टीपल आइडियाज पर्सपेक्टिव अपने पेश करते हैं। इसके नेगेटिव एस्पेक्ट ये कि टाइम रिक्वायर है, फैसिलिटेशन की जरूरत पड़ती है, और वेल स्ट्रक्चर्ड ना हो, शायद वेल ऑब्जर्व्ड भी ना किया जाए, और उसके पॉसिबल रिजल्ट भी शायद ना आए ब्रेनस्टॉर्मिंग की टेक्निक। और कुछ स्टूडेंट फिर भी ग्रुप या पार्टिसिपेशन करते वक्त जो है वो प्रॉब्लम करें और वो एक्टिविटी ना कर पाए। तो फोकस ऑन क्वांटिटी, द ग्रेटर द नंबर ऑफ द आइडियाज जनरेटेड द ग्रेटर द चांस ऑफ प्रोड्यूसिंग रेडिकल एंड इफेक्टिव सॉल्यूशन।
और किसी भी चीज को गलत या सही करने के बजाय आप पार्टिसिपेंट्स को उनकी कंट्रीब्यूशन पे फोकस करेंगे, उन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया। अनयूजुअल आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज को वेलकम किया जाता है और उन आइडियाज को इम्प्रूव किया जाता है। और इसके अलावा डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अप्रोच हमारे सामने है कि जिसमें किस तरीके से डायरेक्टली टीच किया जाता है। यानी लर्निंग प्रोसेस का जो महवर है, वो सेंटर है, वो टीचर है, और वो गाइडेड एक प्रैक्टिस तरीके से जो है वो चीज़ों को लर्निंग टास्क जो है वो देता है और फिर अपने लेसन को कंक्लूड करता है। और ये एक टीचर की इंडिपेंडेंट तरीके से टीचिंग की करने की एक सलाहियत है, जिसमें बाद में वो एवेलुएट करता है, उनकी प्रोग्रेस को ऑब्जर्व करता है टीचिंग करने के बाद। तो इसके अलावा सेंट्रल जो लर्निंग प्रोसेस है वो आपके सामने जो टीचर है, इसमें बेसिकली लेक्चर्स इन्वॉल्व हैं, प्रेजेंटेशन इन्वॉल्व हैं, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, या प्री डिजाइन लेक्चर जो आपने, या स्ट्रक्चर्ड लेसन जो आपने तैयार कर लिए हैं, उनको करने की एक तरीका कार है। और आप डायरेक्ट मेथड में और फ्लिप क्लासरूम में, हमने अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो हमने देखा है कि फ्लिप क्लासरूम एक प्री रिकॉर्डेड सेट अब जो है वो बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है। वो घर में लेक्चर देखते हैं और जो टाइम क्लासरूम में उनका लेक्चर सुनने का, उसमें वो एक्टिविटीज करते हैं। तो डिफरेंस आपको नोट करना है। इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन अप्रोच में आपने देखा कि टीचर जो है वो फैसिलिटेटर है और लर्नर जो है वो कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज को, और वो सीखता है सवाल करके, जो है वो ऑब्जर्व करके, एक्सप्लोर करके, एक्टिविटीज उसका परफॉर्म किए जाते हैं, एक्सपेरिमेंट दिए जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक दी जा सकती है, कोई भी पजल दी जाती है, कोई भी एक्सपेरिमेंट दिया जा सकता है, किसी भी तरीके से जो है वो किया जा सकता है। के बाद अगर आप देखें एक्सपीरियंशियल लर्निंग, जैसा कि नाम ही एक्सपीरियंशियल लर्निंग से वाज़ेह है कि एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर लर्निंग प्रोसेस को फैसिलिटेट किया जाता है। स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट करते हैं, सिमुलेशन यानी एक आर्टिफिशियल तरीका कार में बैठकर एक्सपीरियंस करते हैं। इसकी मिसाल यूँ समझ लीजिए, ड्राइविंग के लिए बजाय कि आप ड्राइविंग सीट्स पर जाके कार में ड्राइविंग सीखें, एक सिमुलेशन प्रोजेक्टर बने होते हैं जिसमें बिल्कुल कार लाइक फीलिंग आ रही होती है और आप वहां पे ड्राइविंग सीखते हैं। तो रियल लाइफ सिचुएशन को आप एक्सपीरियंस के थ्रू जो है वो करते हैं। आप फील्ड, हेल्थ केयर या क्लिनिकल प्रैक्टिस के लिए इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पर कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन का जो प्रोसेस है, हार्ट का मेडिकल साइंसेज में अप्लाई करता है, तो पहले स्टूडेंट्स को सीपीआर करने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। किसके ऊपर? डमीज के ऊपर। आजकल ऐसी जदीद चीजें भी आ चुकी हैं कि आप इंजेक्शन की भी प्रैक्टिस करवाते हैं कि स्टूडेंट इंजेक्शन सही लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे, तो वो डमीज अवेलेबल होती हैं, उसमें वो इंजेक्ट करते हैं और वो उस तरीके से वो उनको फायदा हो जाता है। इस तरह से अगर आप देखें तो हमारे पास ये लर्निंग प्रोसेस में ये इसमें हमारे पास ये टेक्निक्स हैं, इसमें कि किस तरीके से आप इमेजिन, रिफ्लेक्ट, एनालाइज, थिंकिंग और ये तमाम चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। ये बेसिकली प्रमोट करती हैं इन तमाम चीज़ों की लर्निंग प्रोसेस। टीचर सेंटर्ड अप्रोच और टीचर स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच का बहुत ज्यादा जिक्र आता है, तो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। टीचर एक डायरेक्ट फॉर्मल अथॉरिटी होता है, वो लेक्चर मेथड हो या डेमोन्स्ट्रेशन मेथड हो, पर्सनल मॉडल के तौर पर लेक्चर को जो है वो डिलीवर करता है। दूसरी तरफ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में फैसिलिटेटर का रोल करता है, एक मॉडल प्रेजेंट करता है, डेलीगेटर के तौर पर काम करता है, ऑब्जर्वर के तौर पर काम करता है, उनको हेल्प करता है, और लेकिन स्टूडेंट जो है वो बेसिकली लर्निंग प्रोसेस सीख रहे होते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग में फैसिलिटेटर, डेलीगेटर, मैनेजर कोऑपरेशन के जरिए किसी भी एक्टिविटी को जो है वो कैरी आउट किया जाता है। तो ये एग्जांपल है चंद स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोचेस के। इसके बाद अगर आप देखें टीम बेस्ड लर्निंग, जैसा कि कोलैबोरेटिव अप्रोचेस में स्टूडेंट जो है वो काम करते हैं मिलकर और कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं कम्युनिकेशन स्किल्स के जरिए, और कम्युनिकेशन स्किल को फोस्टर करता है ये ग्रुप डायनामिक्स में, प्रमोट करता है हार्मनी को, और के जो इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है वो केयरफुली फॉर्म, मैनेज टीम, फ्रीक्वेंटली एंड टाइमली फीडबैक आपको मिल जाती है। उसी टाइम आपको डिस्कशन होके किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं और फौरन से आपको कंक्लूजन मिल जाता है। काइनेस्थेटिक लर्निंग is the notion of learning through movement. Teachers can move around the classroom and use hand gestures when they present to engage students visually and kinesthetically. और इस तरीके से स्टूडेंट फैसिलिटेट हो सकते हैं लर्निंग प्रोसेस में। अब स्टूडेंट किस तरीके से काइनेस्थेटिक लर्निंग में फैसिलिटेट हो सकते हैं, वो क्या क्या काम कर सकते हैं, तो इसमें बेसिकली ड्राइंग करके अगर आप देखें तो ड्राइंग में काफी स्टूडेंट पेंटिंग वगैरह या कलर यूज करके वो लर्निंग प्रोसेस को इनहेंस कर सकते हैं। इसी तरह आप कुछ लिख रहे हैं और लिखते वक्त आप किसी चीज को बोल्ड कर लेते हैं, कलर कर लेते हैं, पॉइंटर लगा लेते हैं, तो वो एक काइनेस्थेटिक अप्रोच है आपकी। आप लिखते हुए किसी चीज को पकड़कर हिलाने लगते हैं, एक्टिविटी करने लगते हैं, तो वो भी आपकी एक एक्टिविटी है कि यंग चिल्ड्रन जो हैं, वो बच्चे जो हैं वो अपनी रोल प्ले करते हैं या परफॉर्मेंस उनको कोई दे दी जाए किसी तरीके से, तो वो
अच्छे तरीके से लर्न कर सकते हैं। इसी तरह बिल्डिंग बिल्डिंग कोई बिल्डिंग ब्लॉक दे दिए जाते हैं टॉयज या किसी तरीके से, या आप काम करते वक्त भी कोई हाथ में पकड़ के कोई चीज एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बेसिकली अपने दिमाग को भी एक्टिव रखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आप अपनी थिंकिंग और एनालिटिकल स्किल को है उसको भी डेवलप कर रहे हैं। प्लेइंग ट्रेडिशनल तरीकाकार है इस कैनेस्थेटिक लर्निंग का, जो प्लेइंग है जिसमें स्पोर्ट्स या स्कूल की एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, जिसमें बच्चे एनर्जी लगाते हैं और अपने टाइम को आउटसाइड लगाते हैं। तो ये एजुकेशनल स्पोर्ट्स जो है वो बच्चों को अलाउ करते हैं, दे कैन मूव अराउंड फ्रीली और लर्न साइमल्टेनियसली। और ये तमाम वो अप्रोचेज हैं जो कि स्टूडेंट जो है उनको फैसिलिटेट करने के लिए प्रोवाइड की जा सकती है। तो इस टीचिंग के लिए अगर एज ए अप्रोच के तौर पर इसको मेथड के तौर पर देखा जाए तो टीचिंग मे बी जो टीचर है दे कैन मूव अराउंड द क्लासरूम, दे कैन यूज जेस्चर्स, दे कैन यूज डिफरेंट markers, different colors approaches in order to appeal to the senses of their students. ये आपके learning strategies हैं। Play music during study and activities when appropriate, transfer notes from medium to another। मतलब हैंड रिटन से आप कंप्यूटर पे कलर प्रिंटिंग आप नोट प्रोवाइड कर दिए, हाईलाइटर या कलर पेंसिल यूज कर देना। इसी तरह आप अपने आप को कुछ ऐसी चीज देना, मतलब पढ़ते वक्त बच्चे कुछ हाथ में पकड़ लेते हैं, कुछ बॉल पॉइंट से कुछ छेड़ते रहते हैं वगैरह, कुछ नरम सी चीज पकड़ के दबाते हैं, कुछ कागज को पकड़ के। इस तरीके से एक थोड़ा सा वो ये होता है कि वो अपने हैंड की एंगेजमेंट के जरिए थोड़ा सा फोकस रखने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सम टाइम इट कैन आल्सो शो एजिटेशन। तो एक्टिविटीज में जो आपको हिलने जुलने पे मजबूर करें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, तो वो भी आपकी काइनेस्थेटिक लर्निंग स्ट्रेटजीज में। टेक फ्रीक्वेंट ब्रेक्स, स्ट्रेच व्हेन पॉसिबल। जब भी आपको मौका मिले उठें, उठ के कोई काम करें और उसके बाद कोई जो है आप एक्टिविटी कर सकते हैं। और इसके बाद अगर आप देखें पर्सनलाइज लर्निंग, इसमें हमारे पास इंडिविजुअलाइजेशन फोकस किया जाता है। मैंने पहले भी बात की, पर्सनलाइज लर्निंग जो है वो स्टूडेंट की नीड्स को फोकस करते हुए डिजाइन किया जाता है। और ऐसे नहीं होता कि हर एक के लिए एक ही वन साइज फिट्स ऑल स्ट्रेटेजी हो, एक प्लान बन गया और सारे स्टूडेंट्स को वही प्लान दे दिया। हर एक बंदे की कल्चरल, रिलीजियस या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक जो है वो किया जाता है और उसको बनाया जाता है। तो ये पर्सनलाइज लर्निंग के 5 प्रोसेस है। लर्निंग प्रोफाइल फोकस किया जाता है, स्टूडेंट की बैकग्राउंड को देखा जाता है। फ्लेक्सिबल लर्निंग एटमॉस्फेयर, इंडिविजुअल को फोकस किया जाता है कि वो किस तरीके से डेवलप कर सकता है अपने स्किल को। तो टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इसमें होती है, इसमें टेक्निकल चीजें आप यूज कर सकते हैं। हाई टेक पर्सनलाइज लर्निंग में आप सॉफ्टवेयर वगैरह इस चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और स्टूडेंट को ये फ्रीडम होता है कि वो अपने टाइम अपनी मर्जी पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टूडेंट जो है वो मेंबर होते हैं इस तमाम चीज का। तो पर्सनलाइज लर्निंग का जो बेनिफिट है, इट कैन इंप्रूव स्टूडेंट एंगेजमेंट, इट कैन मोटिवेट देम, और इट कैन द आउटकम कैन कम बाय केटरिंग देयर इंडिविजुअल नीड्स, और इट अलाउज स्टूडेंट टू फोकस ऑन एरियाज वेयर दे नीड द मोस्ट हेल्प एंड दे कैन एक्सेलरेट देमसेल्फ इन सब्जेक्ट। तो ये इनके एडवांटेजेस हैं। गेम बेस्ड लर्निंग, जैसा कि नाम से जाहिर है, गेम बेस्ड इसमें लर्निंग प्रोसेस जिसमें चैलेंज और एंगेजमेंट और मोटिवेशन और एनालिटिकल एबिलिटीज वगैरह सब इन्वॉल्व होती हैं। तो ये चैलेंजेस पोज करता है, और ये डिजिटल और फिजिकल गेम्स के जरिए, किसी भी तरह की फिजिकल गेम के जरिए भी आप उनको एबिलिटीज, लर्निंग एबिलिटीज सिखा सकते हैं। तो बेसिकली ये चैलेंजेस प्रोवाइड करता है, कंपटीशन का एनवायरनमेंट फ्राहम करता है, स्टूडेंट मोटिवेट कर सकते हैं अपने आप को टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस लर्निंग प्रोसेस। और ये गेम बेस्ड लर्निंग इंटीग्रेट करता है एजुकेशनल कंटेंट को इनटू गेम नैरेटिव, लाइक मेकिंग लर्निंग मोर एंगेजिंग एंड रेलेवेंट। किसी भी टेक्निकल गेमिंग बेस्ड एप्लीकेशन के अंदर एजुकेशनल जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं, टेक्निक्स प्रोवाइड की जाती है। आप कोई भी ऐसा ब्लॉक कोई गेम देखें जिसमें जो है वो कोई चीज आपने बनानी हो और उसके नतीजे में आप वो गेम का पजल सॉल्व हो जाता हो मिसाल के तौर पर, तो वो ये तमाम एक्टिविटीज जो है गेमिफिकेशन में आ जाती है। ये लर्निंग को एंजॉयबल बनाती हैं और रिटेंशन जो है स्टूडेंट्स की उसको इम्प्रूव करती हैं, और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज जो है वो इसमें इन्हेंस होती हैं स्टूडेंट्स की, और वो अच्छे तरीके से चीज़ों को मैनेज करना सीख लेते हैं। उसके बाद अगर हम ब्लेंडेड लर्निंग पे देखें तो की फीचर्स इसमें कम्बिनेशन है इन पर्सन ऑनलाइन, यानी फेस टू फेस इंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप जो है वो ऑनलाइन लर्निंग जो है वो आप उसको यूज करें। जैसा कि आपके सामने, वैसे तो ये ऑनलाइन मीडियम ही है, लेकिन अगर फिजिकली भी कंडक्ट किया जाए तो वो आप समझ सकते हैं कि वो ब्लेंडेड लर्निंग होगा। और उसमें आप एक्सपेरिमेंट और लर्निंग स्टाइल जो है वो नए डेवलप कर सकते हैं, इंटरैक्टिव मेथड्स में डेवलप कर सकते हैं, ऑनलाइन मॉड्यूल के जरिए लेक्चर डिलीवर कर सकते हैं,
आप को ये नहीं पता कोई कितनी दूर बैठा है वो लेक्चर सुन सकता है। और के डिसएडवांटेज ये है कि स्टूडेंट जो है वो बाद औक़ात उनको फिजिकल अटैचमेंट को वो फीलिंग नहीं आती, और इस पे वर्कलोड एक तो ज़्यादा है टीचर के ऊपर, उसने लेक्चर को प्रेजेंट करना, डेवलप करना, बनाना, फिर रिकॉर्ड करना, कॉस्टली है, हाई टेक है, मैनेजमेंट, वीडियो एडिटिंग वगैरह चीज़ें इसमें काफ़ी आ जाती हैं। और इसमें स्पेशल कोर्सेज को ही डेवलप करके पढ़ाया जा सकता है, हर चीज़ को नहीं पढ़ाया जा सकता। अगर चाहिए इसके बेनिफिट ज़्यादा है, ये फ्लेक्सिबल है, अडॉप्टिव अप्रोच है लर्निंग की, और ये टेक्नोलॉजी को प्रमोट करती है, ब्लेंडिंग लर्निंग बेसिकली इंप्रूव कर देती है उन तमाम लोगों के लिए दो दो हैविंग प्रॉब्लम for having access to the education. They want to improve their education, but still they need a good teacher, and the good teacher might be sitting hundreds of kilometer away. तो ये एजुकेशनल मेथड जो है वो डाइवर्स अप्रोच फ्राहम करता है, ताकि स्टूडेंट जो है वो लर्न कर सके और अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकें। तो ब्लेंडेड यानी दो चीज़ों को मिक्स करके कर देने का अमल के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पज़ीर होता है। और कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नॉटिंग लिटरेचर को सब्सक्राइब करें, कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर तीन तमाम लोग आप में से कोई शख्स रिटन टेस्ट या इंटरव्यू की तैयारी के लिए लेक्चरशिप इंग्लिश के लिए मुझे ज्वाइन करना चाहे तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।